हेलो बच्चा गैंग, गुड मॉर्निंग। जब जागो जब सवेरा हो जाता है। क्या हाल चाल है आपका? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूँ इस आरसीपी चैनल पे, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज के लेक्चर जो है थोड़ी काफी दिन बाद आई है, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आज हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। वेक्टर चल रहा है और ये आप जानते हैं कि वेक्टर का ये लेक्चर नंबर होगा 3rd। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपको मोस्ट कंफ्यूजिंग, जो कि आपके बहुत सारे सवाल इसी टॉपिक से आते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही आपको कंफ्यूज करता है। मैं देखता हूं मेरे पास कई सारे मैसेजेस, कई सारे क्वेश्चंस बच्चों को आते हैं, जिसमें से मुझे पता चलता है कि आपने कहीं ना कहीं उसको समझने में मिस्टेक्स की है। अगर आज इस लेक्चर के साथ अगर आप बनेंगे तो आज ये पूरे कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे, इस पूरे कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक का नाम भी लिखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ वेक्टर। अब ये वेक्टर की कुछ लॉ, जैसे कि हमने फर्स्ट डे बताया था आपको कि वेक्टर जो है वो क्वांटिटी होते हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और क्या हो बेटा, और क्या हो बेटा, लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता हो। ऐसे सारी क्वांटिटी फिजिक्स में उसको क्या बोला गया था? वेक्टर। वेक्टर की पहचान ही है कि उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और क्या हो, क्या हो, लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करना चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि लॉ ऑफ वेक्टर है क्या, उसको तो बता दो एक बार। लॉ ऑफ वेक्टर है क्या, उसको तो बता दो एक बार। तो लॉ ऑफ वेक्टर हम लोग सिखाने आए। वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ गई, लॉ ऑफ वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ गई, उसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था मैथमेटिक्स में, ऐसा क्या हुआ था वेक्टर के साथ जिसमें हमको क्या जरूरत पड़ गई थी बेटा? लॉ ऑफ वेक्टर का। तो आप समझेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि एक जो है कोई बंदा है, वो 10 मीटर चला इधर ईस्ट में। अब किसी से मिलने जाना है, सिंपल सी बात है, तो मिलने जाओगे तो कुछ डिस्टेंस से चलोगे। तो मान लेते हैं कि कुछ चला दूरी, वो 10 मीटर किधर चल गया? ईस्ट की डायरेक्शन, पूरब की तरफ। और उसका माइंड चेंज हो गया और वो चला गया 10 मीटर साउथ में, 10 मीटर साउथ में। तो अगर आप उसका नेट कुछ डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हो डायरेक्शन के साथ, तो तुम बोलोगे कि सर वो तो बहुत आसान है, 10 मीटर ईस्ट में चला सर और प्लस में 10 मीटर साउथ में चला सर, तो टोटल कितना हो गया सर? तो कितना हो गया? तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 10 मीटर 10 मीटर कितना? 20 मीटर। अब प्लस में मैग्नीट्यूड को तो ऐड कर दोगे, मैं जानता हूं मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे, लेकिन डायरेक्शन को कैसे ऐड करोगे? कैसे डायरेक्शन को ऐड करोगे? पड़ गया ना चक्कर। तो यानी कि आप ईस्ट प्लस में साउथ नहीं कर सकते हैं, ईस्ट प्लस में साउथ नहीं कर सकते हैं। तो क्या कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी ऐसे चीजों को डील करने के लिए? योर आंसर इज यस, कि हाँ सर ये रूल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ नियम बनाने पड़ेंगे इसको। तो उस नियम को, कुछ ऐसे नियमों, कुछ फॉर्मूले को बनाया गया, कुछ स्टेप्स बताए गए कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। और वही रूल्स क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ वेक्टर। वही रूल्स क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ वेक्टर। सिंपल। अब लॉ ऑफ वेक्टर में दो तरीके की चीजें होगी कि आप किसी को सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना चाहेंगे। सिंपल, जैसे इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, हो सकता है मैं माइनस भी करता। और दूसरा चीज कि आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग ये बात जानेंगे कि लॉ ऑफ वेक्टर में हम लोग दो चीजों को पढ़ने वाले हैं, एक तो एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और दूसरा क्या पढ़ने वाले? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो हम इसी चीज को नोट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? इसमें हम लोग सीखेंगे पहला एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और नेक्स्ट इसमें लॉ ऑफ वेक्टर में हम लोग जो जानेंगे वो जानने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन
ऑफ वेक्टर, क्या हम लोग जानने वाले बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर में हम लोग इतना बातें सीखने वाले हैं। अब तुमको मन में आ जाए कि सर डिवीजन क्यों नहीं, तो मैंने पहले क्लास में बता दिया था या दूसरे क्लास में कि बेटा डिवीजन पॉसिबल वेक्टर का वेक्टर से नहीं होता है, डिवीजन पॉसिबल वेक्टर का वेक्टर से नहीं होता है। रीजन क्या होता है फिर? रीजन ये होता है कि किसी को जैसे 10 मीटर नॉर्थ चला हूं, अब तुमको डिवाइड करना है 10 मीटर साउथ से, तो भाई 10 और 10 तो कट जाएंगे, लेकिन नॉर्थ डिवाइडेड बाई साउथ क्या बनेगा? क्या फंस गए चक्कर में? नॉर्थ डिवाइडेड बाई साउथ क्या बनेगा? क्या चक्कर में फंसे हुए? तो नहीं बन पाए, तो डिवीजन नहीं कर सकते हैं दो वेक्टरों का। दैट्स वाई हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि वेक्टर का दो वेक्टर का डिवीजन करना है। लेकिन हाँ, वेक्टर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो बनते हैं वो पॉसिबल था कुछ ऑपरेशन करने से, तो वो ऑपरेशन को हम लोग सीख लेते हैं। क्या बातें क्लियरिटी है? बिल्कुल पक्का क्लियर है। आगे बढ़ जाए, पक्की बात, इसको हटा दें, पक्का हटा दें, चलो हटा देते हैं। सर आज बोर्ड बहुत ज्यादा दिख रहा है सर, अजीब सा लग रहा है सर, पहले तो वो छोटा सा बोर्ड रहता था। हाँ ऐसी बात है क्या? अरे यही तो था यार, कहाँ था छोटा। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन ऑफ कितना वेक्टर? 2 वेक्टर। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन हम लोग देखने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में कुछ लॉ हैं, कैसे कैसे एडिशन करना है। तो पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम्स लॉ, और तीसरा है, बहुत आसान है, पॉलीगन्स लॉ। कौन सा लॉ? पॉलीगन्स लॉ। तो 3 लॉ से हम लोग वेक्टर को एडिशन करने के लिए सीखेंगे, लेकिन एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में हम लोग सिर्फ यही 2 को फॉलो करते हैं, और अगर 2 से ज्यादा हो तो हम लोग पॉलीगन्स लॉ को फॉलो कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं? पॉलीगन्स लॉ को। पॉली मतलब ज्यादा, ज्यादा, 1 से 2 से ज्यादा, वो ज्यादा के लिए यूज किया जाता है पॉलीगन्स लॉ। तो 2 वेक्टर की एडिशन के लिए कौन से लॉ को हम लोग यूज करेंगे बेटा? ट्रायंगल्स लॉ को, और दूसरा पैरेललोग्राम्स लॉ को। अगर 2 से ज्यादा हो तो किसको यूज करेंगे? पॉलीगन्स लॉ को। ये किससे? 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा के लिए यूज करेंगे। क्या बातें क्लियर हो गई? क्या मैं इसको हटा दूं? पक्की बात? पक्की? अरे यार सर मत हटाओ, हटा दो क्या? हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा, है ना। तो हम लोग फर्स्ट वाला लिखेंगे, तो आप लोग लिखिएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। बहुत आसान सा है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, बहुत आसान है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ में कितने साइड होते हैं ट्रायंगल के? 3 साइड। कितने साइड? 3 साइड। अब वो 3 साइड जैसा हमको कुछ दिखाना है, तो देख लेते हैं कैसे। जैसे एक वेक्टर है ऐसे, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर। तुम बोलोगे सर हर जगह पे ऐसे ही फोटो बनाते हैं, ये क्या है मामला? तो 2 वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी ट्रायंगल लॉ में याद रहे, ट्रायंगल लॉ में याद रहे कि ये ओनली यूजफुल फॉर 2 वेक्टर। 2 वेक्टर से ज्यादा के लिए यूज ही नहीं होता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? ओनली फॉर 2 वेक्टर। 2 वेक्टर को अगर एडिशन करना है तब हम इसको यूज करेंगे। अगर 2 से ज्यादा है तो फिर ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे 2 से ज्यादा। तो हमें अगर 2 को कर, जैसे कि हमारे पास 2 है, एक है इधर और एक है ऐसे, और उन दोनों के बीच में एंगल कुछ ना कुछ बनेगा। तो एंगल को मान लेते हैं कि एंगल जो है, एंगल किससे किसके बीच में? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो मान लेते हैं कि थीटा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब जब ऐड करोगे तब बोलता है रूल्स को देखो,
रूल्स को देखना ध्यान से। रूल्स कहता है ट्रायंगल लॉ में कि देखो जिस वेक्टर को ऐड करना है उसको एक को ऐसे रख दो। अब ये जैसे इसका ओरिएंटेशन होगा वैसे रखेंगे, जैसे इसका ओरिएंटेशन ऐसे होता तो वैसे रख देते, तो हमने ऐसे करके रख दिया। तो हम ऐसे फोटो को डिजाइन किए हैं, हम आपके बोर्ड पे ऐसे फोटो ड्रॉ किए हैं कि जिसको थोड़ा सा समझाना लोगों के लिए आसान हो। तो ए वेक्टर को जैसा है वैसा लिख दो। अब दूसरा वाला वेक्टर को हेड और टेल से ज्वाइन कर लो। ये देखो ये बी वेक्टर है भैया, इसका टेल, यही ध्यान रखना है, यही लोगों को समझ में नहीं आता, टेल और इसका हेड। ये रूल्स कहता है, अगर कोई हमसे पूछे कि सर आप हेड और टेल से क्यों ज्वाइन कर दिए, हमको भी नहीं पता क्यों ज्वाइन कर देते। ये मेथड है, उसको फॉलो करना है। किसी तरीके से मेथड किया जाएगा, शायद दूसरे तरीके से करोगे तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और अगल पागल जैसा बन जाए, है कि नहीं। तो हमें जो है रियल में इस तरीके से करना है। अब इन दोनों के बीच, अगर इन दोनों के बीच को अगर देखेंगे तो इस टेल, ये समझना बहुत प्यार से समझा रहा हूं, टेल स्टार्टिंग वाला वेक्टर का और हेड फाइनल वाला वेक्टर का, फाइनल वाला यानी कि फाइनल वाला हेड, और उन दोनों के बीच को जो ज्वाइन कर दोगे, दिस इज रिजल्टेंट। ये भाई याद आना चाहिए, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट, या फिर उसको एडिशन रिजल्ट, या फिर उसका एडिशन, या फिर उसको रिजल्टेंट, दोनों एक बात है। इन दोनों का रिजल्टेंट है कौन, ये वाला वेक्टर, इसको हम लोग आर वेक्टर बोल देते हैं। आर वेक्टर की एक खासियत है, आर वेक्टर की एक खासियत है कि टेल टेल से रहेगा और हेड हेड से रहेगा। ये रिजल्टेंट का खासियत है भाई। या तो किससे रहेगा बेटा, टेल टेल से, या तो फिर किससे रहेगा बेटा, हेड हेड से, और उसके बीच में कुछ है ही नहीं। ये रिजल्टेंट ऐसे ही होता है, और इसीलिए इसको ट्रायंगल्स भी बोला जाता है, इसलिए इसका ट्रायंगल से बोला जाता है। जैसे कि मैं बताऊं कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, देखना ध्यान से, इसको ए वेक्टर बोल दो, इसको सी बी वेक्टर बोल दो, और एक वेक्टर ऐसे है, इसको सी वेक्टर बोल दो। अब तुमको इसमें बताना है कि इन तीनों वेक्टर में से रिजल्टेंट कौन है, तो क्या बोलोगे, इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन है, क्या बोलोगे, तो आंसर है कि सर जो वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन होगा और जो वेक्टर हेड से हेड ज्वाइन होगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा सर। और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। अगर वो ट्रायंगल फॉर्मेट में है और अगर वो हेड से हेड नहीं जुड़ा हुआ है और अगर टेल से टेल नहीं जुड़ा हुआ है तो उसका रिजल्टेंट 100% जीरो होगा। लेट्स चेक, हमने तो ऐसे बना दिया था, मैं तो कैमरे की तरफ देख रहा हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि क्या बनाया हूं। अब देखता हूं क्या है। ओहो, कोई वेक्टर ऐसा है क्या जो कि हेड से हेड और टेल से टेल है? नहीं, नहीं है, इसमें नहीं है, इसका रिजल्टेंट नहीं है, इसका रिजल्टेंट जीरो है। अब इसको और भी समझाता हूं, लेकिन हम स्टाइल नहीं मारते हैं, हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर को हम ऐसे कर देते हैं, एक वेक्टर को हम ऐसे कर देते हैं। तो जब ऐसे करोगे तो तुम्हें एक रियलाइज हो जाएगा। क्या रियलाइज हो जाएगा? जिसको महसूस करना। क्या रियलाइज होगा? उसको महसूस करना कि सर इसमें रिजल्टेंट जो है सर वो बी है रिजल्टेंट। कौन है रिजल्टेंट? बी वेक्टर जो है रिजल्टेंट है सर। क्यों? तुम्हें कैसे पता चल गया बेटा? कैसे पता चल गया बेटा? क्योंकि सर यही एक वेक्टर है जो कि टेल टेल से जुड़ा हुआ है और दूसरा किससे जुड़ा हुआ बेटा? हेड हेड से। और सर जो ट्रायंगल्स में ऐसे टेल टेल से और हेड हेड से जुड़े रहेंगे उसको सर हम लोग रिजल्टेंट ही बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट ही बोलेंगे। अगर वेक्टर की तरह लिखना है, वेक्टर की तरह लिखना है तो रियल में अगर इस वेक्टर को अगर देखेंगे, यहां पर दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पर आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर के इक्वल होगा।
ये वेक्टर नोटेशन है। ये कैसा वेक्टर नोटेशन? इट डज नॉट मीन कि a के वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 5 है तो 3 + 5 r का वैल्यू 8 हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे यही तो है कॉन्सेप्ट। ये 3 है और ये 5 है, ऐसा नहीं है। क्या मैंने मैग्नीट्यूड का सम किया है? नहीं। क्या मैंने ऐसे लिखा r = में a + में b? क्या मैंने ऐसे लिखा? ऐसे नहीं लिखा। हमने लिखा ऐसे। ऐसे लिखने का मतलब होता है वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है वो, उसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। ऐसे लिखने का मतलब होता है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा रहे हो। किसको दिखा रहे हो? मैग्नीट्यूड का सम है, मैग्नीट्यूड का सम है। और ये किसका है? वेक्टर का सम। वाह जी वाह, आज हमें पता चला कि जो दिखने है, जो दिखता है वो है नहीं, वो रियल में दिख रहा है कि प्लस है, लेकिन रियल में प्लस है लेकिन दूसरे तरीके का प्लस। समझ में आ गया? उसी तरीके से बेटा अगर तुम ऐसे इसको लिखने जाओगे तो बी वेक्टर जो है लिखोगे, बी वेक्टर = में कितना लिख दोगे? ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। देखो बी वेक्टर = में ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। सिंपल। बी वेक्टर = में ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। क्या तुम्हें इस समझ में आ चुका है? क्या ट्रायंगल लॉ समझ में आया है? क्या बिल्कुल क्लियरिटी है? पक्का? तो नोट कर लीजिए जल्दी से। तब तक मैं कुछ कुछ पॉइंट टूटी भाषा में लिखता हूं, टूटी फूटी अंग्रेजी में, कि ट्रायंगल लॉ इज यूज्ड only for summation। देखो यहां पे अंग्रेजी गलत हो जाएगी, समेशन ऐसे करते हैं। ओनली फॉर समेशन पे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। कौन सा वेक्टर? 2 वेक्टर के लिए यूज किया जाता है। जल्दी से नोट कीजिए। क्या नोट कर लिया? मैं बोर्ड से हट जाऊं? क्या नोट कर लिया तुमने? अब करते हैं कुछ डेरिवेशंस जो कि इंपॉर्टेंट है। वो डेरिवेशंस को हम लोग समझ लेते हैं। कैसे? उसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास जो ए वेक्टर था, मैं थोड़ा ब्लू पेन से लिख रहा हूं, क्या तुमको समझ में आ रहा है? और ये बी वेक्टर है। क्या बात समझ में आ गया? ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, 2 वेक्टर्स। और इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे कि ए वेक्टर और यहां पर बी वेक्टर, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है बेटा वो हो जाएगा हमारा सी वेक्टर, है कि नहीं? और रिजल्टेंट ट्रायंगल्स लॉ में ये ध्यान रखें, ट्रायंगल्स लॉ में, कि रिजल्टेंट जो हमेशा टेल से जुड़ेगा, या तो बेटा किससे जुड़ेगा? हेड से। यही एक अपॉर्चुनिटी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। या तो टेल से या तो फिर हेड से, इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी बेटा नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अब चलते हैं। अब हमने ये भी जाना कि सर सी वेक्टर = में ए वेक्टर प्लस में क्या होता है बेटा? बी वेक्टर। क्या ये सिंपल एडिशन है? क्या ये 3 + 4 है? क्या नहीं, ये 3 + 4 नहीं है। ये डायरेक्शन के साथ ऐड करने के लिए बोल रहा है। किसके साथ बोल रहा है? डायरेक्शन के साथ। अब हम इसको कैसे डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे, अब आप देखिए कैसे करेंगे। जो देखिए, इस सी के 2 बातें हैं। पहली बात कि सर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, है कि नहीं? क्या निकालोगे बेटा? मैग्नीट्यूड। और दूसरा जो आप निकालोगे सर, वो निकालोगे डायरेक्शन। यही 2 बात हो सकती है। उस सी वेक्टर जो रिजल्टेंट है, चाहे आर वेक्टर, जो भी ये बोल रहे हैं, सी वेक्टर या फिर आर वेक्टर, जिसको आर वेक्टर को हम लोग क्या बोल रहे थे? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर की 2 बातें हैं। रिजल्टेंट वेक्टर की 2 बातें हैं। पहली बात कि उसका मैग्नीट्यूड को निकालना। पहली बात क्या निकालना? मैग्नीट्यूड को। और दूसरी बात उसका क्या निकालना बेटा? डायरेक्शन को निकालना। यही 2 बात है जो आपके काम आई। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या हम लोग ए मान लेते हैं, और बी का मैग्नीट्यूड क्या मान लेते हैं बेटा? बी मान लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम एक काम करते हैं
इन दोनों से एक जो है हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर लेते हैं थीटा। क्यों? थीटा क्या है? थीटा जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है बेटा? एंगल है। थीटा क्या है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब तुम बोलोगे कि सर एंगल तो सर आप टेल और हेड के बीच में ले रहे हो, तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने ये एग्जांपल करवाया था, तुम्हें याद हो कि एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच एंगल अगर थीटा है तो बताओ ए और बी के बीच एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। उसको पैरेलली आगे शिफ्ट करोगे। क्या आपने एंगल निकालने के लिए नहीं सीखा है? तो हमारे दूसरे लेक्चर में वीडियो को जाकर देखिए और सीखिए। तो चलिए थीटा हो गया। अब ये है कि नाम पूछा जाता हूं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो हम चलते हैं मैग्नीट्यूड की तलाश करने। किसकी तलाश करने? मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड की जब तलाश करने जाएंगे तो मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते फिर डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो कंसीडर, समझना, कंसीडर ट्रायंगल कौन सा बोलो क्यू आर एस, कंसीडर ट्रायंगल क्यू आर एस। ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। बताओ अब उसमें बता दो कि साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू में क्यू आर अपॉन में एस क्यू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्यू आर अपॉन में एस क्यू। अब जो है क्यू आर के जगह पर क्या लिखा जाएगा? एस क्यू इंटू में साइन थीटा लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? अब बताओ बेटा, क्यू आर जो है वो क्यू आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? एस क्यू कितना है? बी है, बी मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा, यानी कि क्यू आर की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा। तो यहां पर लिख देंगे कि क्यू आर की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। उसी तरीके से एस आर की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा cos थीटा इज इक्वल टू में बेस बाई में हाइपोटेनस। तो एस आर इज इक्वल टू में एस क्यू इंटू में cos थीटा, और एस क्यू कितना? एस क्यू हो जाएगा बी cos थीटा। ओहो सर ये तो बड़ा मजेदार है सर, यानी कि एस आर जो हो गया कितना हो गया? बी cos थीटा। हम लोग क्या निकालने की तलाश में निकले थे? हम लोग निकले थे तलाश में कि किसी तरीके से हमको सी का मैग्नीट्यूड निकल जाए। तो सी का मैग्नीट्यूड रियल में वो लेंथ है। ओहो, सी का मैग्नीट्यूड रियल में लेंथ है। तो अगर वो सी का लेंथ हमें मालूम चल जाए तो काम हो जाए। तो काम अगर कराना है तो तुमको बताओ, अब बताओ जल्दी से कि क्या इन ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर में क्या मैं लिख सकता हूं पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर? अगर तुम कहोगे तो क्या मैं लिख दूं? ऐसे लिख सकता हूं। पक्की बात। पी क्यू का स्क्वायर को मैं लिख देता हूं, पी क्यू का स्क्वायर रहने देते हैं, इज इक्वल टू में पी आर, तो डायरेक्ट मैं बोलता हूं कि पी एस प्लस में एस आर का होल स्क्वायर लिख दो, अब प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर लिख दो। बोलो जल्दी से, क्या इतना तक समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए मैंने इसको हटा दिया, अब करते हैं बेसिक सा। अच्छा ये तुमको पता है कि मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने तो वही तो किया यार, मेरे को तो ज्यादा कुछ आता नहीं तुम लोग जैसा। तो भैया बहुत ही ये थ्योरम पढ़ लिया, ये थ्योरम पढ़ लिया, तो हमें उतना नहीं आता, जितना आता है उतना बता दे रहे हैं। अब जो है, अब क्या करें? तो पी क्यू का स्क्वायर, अब पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी का स्क्वायर
इज इक्वल टू में PS कितना है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड उसका A है, SR कितना है, ये समझ तो शाहरुख खान, ओहो द लेजेंड पर्सन, प्लस में और QR कितना है बेटा, QR जल्दी से बोल दो, B sin थीटा का होल स्क्वायर, किसका B sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या तुमको आता है इसको ब्रेक करने, आता है क्या, ब्रेक कर सकते हैं इसको, A प्लस B का होल स्क्वायर जैसा, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू A इंटू B इंटू कॉस थीटा प्लस में B साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बड़ा मजेदार है भाई, ये A का स्क्वायर तो हुआ, लेकिन इन दोनों को अगर देखोगे तो तुमको एक बात नजर आएगा कि इसमें B स्क्वायर है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा B स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो B स्क्वायर को चाहे तो हम लोग कॉमन ले लें और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2AB कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या इसको तुम जानते हो, क्या जानते हो बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओवन सर। तो यानी कि ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में ये तो 1 हो गया, तो 2AB cos थीटा, ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अगर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये बन जाएगा A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2AB cos थीटा। ये पता है क्या है, ये पता है क्या है, ये समझो कि वेक्टर का ब्रह्मास्त्र है, ये समझो क्या है, वेक्टर का ब्रह्मास्त्र, मतलब इसके बिना वेक्टर की कैलकुलेशंस को इमेजिन ही नहीं कर सकते तुम, इसके बिना वेक्टर के कैलकुलेशंस को तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते हो, बात बिल्कुल क्लियर है, इसके बिना वेक्टर को इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हो, सोचना उस पर कैलकुलेशंस करना तो बहुत दूर की बात हुई, इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है ये। रूट अंदर में A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2AB cos थीटा। A क्या है, A क्या है पहले ये बताओ, A क्या है, A जो है मैग्नीट्यूड है किसका, किसी एक वेक्टर का, B क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, किसी एक वेक्टर का, दूसरे वेक्टर का। थीटा क्या है भैया, थीटा क्या है भाई, थीटा क्या है भाई, उन दोनों के बीच में एंगल, किसके बीच में एंगल, ये थीटा जो है एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर है। C क्या है भाई, ये है रिजल्टेंट, क्या है ये, रिजल्टेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर के एडिशन जो हुआ उसका रिजल्टेंट के दो उम्मीद था, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या उम्मीद था बेटा, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमने आपको निकाल कर दिखाया और वो बड़ा ही डेंजरस है, और वो है कितना, C के इज इक्वल टू में रूट अंदर में A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2AB cos थीटा। यहाँ पर A और B जो है मल्टीप्लाई में है, A और B कैसे बेटा, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर C को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, ये थोड़ा याद रहना चाहिए, कई लोग इसको तरह तरह से चीजों को सोच रहे थे कि ये है क्या, नोट कर लोगे, कर लो जल्दी से नोट। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने आपको सिखा दिया, बहुत ही बेहद आसान है या नहीं, पक्का आसान है। अब इसको जो है हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उस पर हम थोड़ी मोड़ी बात कर लेते हैं। तो चलिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसको बात कर लेते हैं। अब ये बेटा डायरेक्शन के बारे में जैसे दिमाग में आता है ना, तो डायरेक्शन का मतलब तुम्हारे मन में क्या आता होगा कि सर ऊपर होगा, नीचे होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, हमारे घर के साइड में होगा, क्या डायरेक्शन के ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन इससे हट के भी, अगर इससे हट के भी कुछ है डायरेक्शन,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे को हट के भी कुछ डायरेक्शन है बेटा, तो मानो या ना मानो, लेकिन है, एग्जिस्टेंस है उसका। वो है कि जैसे मान लीजिए कि आप ना मान लेते हैं कि आप जा रहे थे किसी जंगल में मंगल करने, अब उसमें मान लेते हैं कि आपके साथ कोई और होगा, तभी तो जिंदगी मंगल होगा ना। अब मान लो किसी और के साथ थे और मान लो कि आप अचानक गायब हो गए, अचानक क्या हो गया, गायब। तो अचानक जब गायब हो गए तो मान लो आपका दोस्त जो है कह रहा था, आप किसी को उससे उसके पास पुलिस पहुंचे कि भैया ये तुम्हारा दोस्त कैसे गायब हो गया, अरे थोड़ा तुम यहाँ के यहाँ है, तुम्हारा दोस्त कैसे गायब हो गया। तो वो क्या बोलेगा कि सर जानते हैं सर, मैं तो जा रहे थे हम दोनों साथ साथ में, और मेरा दोस्त मेरे से 30 डिग्री पे लेफ्ट मुड़ा सर और अचानक गायब हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सभी डायरेक्शन हो सकता है। देखो अब मैंने नॉर्थ साउथ नहीं बोला, मैंने बोला कि सर 30 डिग्री पर इधर मेरे से राइट साइड में गया 30 डिग्री पे और गायब हो गया सर। इट मे बी पॉसिबिलिटीज, इट मे बी पॉसिबिलिटीज कि हो सकता है ऐसा, है कि नहीं। तो डायरेक्शन जो है ऐसे वेक्टर में ऐसे निकाला जाता है कि किसी एक वेक्टर से डायरेक्शन बतला दो, एंगल बता दो कि 30 डिग्री पे है, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि वो वेक्टर किधर है कि नहीं है, तो हम उसी को निकालने की तलाश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, ए वेक्टर से कितना एंगल पे है बेटा, अल्फा एंगल। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर तुमको tan अल्फा निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे तुम लोग, सर मैं तो लिखूंगा क्यू आर अपॉन में ए प्लस में बी कॉस थीटा, लिखो कि नहीं लिखो। परपेंडिकुलर बाई में बेस, परपेंडिकुलर क्यू आर था, बेस था पी आर, पी आर में ए प्लस में बी कॉस थीटा आएगा, तो हमने लिख दिया ए प्लस में बी कॉस थीटा। अब क्यू आर जो है कितना है, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कॉस थीटा। अब ये जो है ना tan अल्फा, चाहे आप अल्फा tan अल्फा निकाल दो, जो भी वैल्यू जाए वो पुट करो, ये अल्फा में ध्यान रखा जाए, अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर। ध्यान देना, ये कई लोग कंफ्यूजन हो जाता है, एंगल निकाल देते हैं बी से बोलते हैं, ए से ना बोलेंगे। तो अगर देखना इस पैटर्न को समझ लो, ये अल्फा किसका एंगल है, सबसे पहली बात इससे जो tan अल्फा जो आता है वो किसका एंगल आता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी या फिर एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए। तुम बोलोगे सर एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए सर आए, तो जिस वेक्टर से एंगल निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का, जिस वेक्टर से एंगल निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का, वो वेक्टर नीचे आ जाता है अकेले सुनसाना। उसको तो मेरे मेरे को क्या काम है, मैं तो अकेले चल दूंगा, चल दिया अकेले। तो ये ए से है, और उसी तरीके से मान लीजिए कि मैं बी से करूं, आप घर पे करके देखना, तो tan बीटा अगर निकालने जाओगे यहां पर आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस में ए कोस थीटा। यहां पे अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, बीटा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम बी वेक्टर। यानी कि आपको एग्जाम में ऐसे सवाल के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि किसका किसके थ्रू लिखना है, ए से लिखना है कि बी से लिखना है। जब भी किसी से लिखना होगा तो वो वेक्टर नीचे आ जाएगा अकेले में, और बस बाकी जो बचा साइन अपॉन में कॉस tan होता है, तो वो साइन अपॉन में कॉस आपको दिखाई दे देंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या बातें क्लियरिटी हो गई, बिल्कुल पक्का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी। तो ये थे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने का इस सी वेक्टर का। तो सी वेक्टर का हमको समझ में आ गया कि अच्छा ये जो अल्फा वेक्टर जो है
वो सॉरी अल्फा जो एंगल है वो ए वेक्टर से एंगल है और वो इधर की तरफ गया है। अब कई लोग अभी थीटा जो है वो किसका एंगल है, वो है ए एंड बी के बीच में। थीटा जो है किसका बीच एंगल है, ए एंड बी के बीच में। समझ रहे हो बात समझ में आया या फिर नहीं आया? अगर यहां पर थीटा इजिकल टू जब 0 डिग्री हो जाए, सोचो क्या हो जाएगा। थीटा इजिकल टू 0, ऊपर हो गया 0। थीटा इजिकल टू 0 का मतलब क्या होगा, ऊपर हो गया 0। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन जिधर ए होगा उधर ही हो जाएगा, चाहे जिधर बी होगा उधर ही हो जाएगा। हम इस पे और भी चर्चा करेंगे, आप इतना मत सोचो, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं और भी। जल्दी से नोट कर लो। तो ये था आपको ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ में हमने आपको क्या क्या सिखा दिया, हमने आपको सिखा दिया कि किसी वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं एंड क्या डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो बेटा ये बहुत ही आसान था, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम्स लॉ। तो हम लोग सीखने वाले हैं कौन सा, पैरेललोग्राम्स लॉ। तो लिख लो पैरेललोग्राम्स लॉ, अंग्रेजी पे मत जाएं, पैरेललोग्राम्स लॉ। अब ये पैरेललोग्राम्स लॉ उससे भी इजी है, किससे, ट्रायंगल्स लॉ से, लेकिन इसकी भी खासियत है, ये भी इट इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ये भी उसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी उसी के लिए यूज किया जाता है। लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है, तो सिर्फ सोचने का तरीका का अंतर है। इसमें कहा गया कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर जो है, और आपको इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो ट्रायंगल्स लॉ को तो मैंने सिखा दिया कि ट्रायंगल्स लॉ में कैसे ऐड करते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं कि पैरेललोग्राम्स लॉ के हेल्प से हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो कहा गया कि जैसे कि उसमें एक हेड के बाद एक टेल लगाते थे, तो बोला गया कि आप इसमें ऐसे नहीं करोगे, आप टेल से टेल ऐड कर दोगे ऐसे। देखो ये टेल से टेल है कि नहीं, और जैसे टेल से टेल ऐड करोगे तो आपको एक पैरेललोग्राम्स जैसा दिखाई देगा। कैसे, कि अगर मैं ए वेक्टर को कुछ ऐसे बना दूं, और बी वेक्टर को कुछ ऐसे बना दूं, इस तरीके से बना दिया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो होगा इस वेक्टर का डायगोनल जैसा बनेगा। किसका जैसा बनेगा बेटा, डायगोनल जैसा, कुछ इस तरीके से। और ये डायगोनल जो होगा, जिसको आर बोलो चाहे सी बोलो, वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस क्या है कि दोनों वेक्टर को ट्रायंगल्स लॉ से कैसे ऐड किया जाता था, एक को हेड के बाद एक टेल ऐसे, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आता था। लेकिन बोला गया पैरेललोग्राम्स लॉ में कि आप ऐसे नहीं करोगे। आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे कि दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन कर दो, टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, और टेल टू टेल ज्वाइन करने पर जो रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल की तरह ट्रीट होगा, और ये रिजल्टेंट टेल से ही ऑरिजिनेट होगा, टेल से टेल। देखो क्या बातें समझ में आ गई। अब हमको फिर उसी तरीके से हमको सी का मैग्नीट्यूड, यानी कि सी वेक्टर को लिखा जाएगा कैसे, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब हमारे पास सी के दो उम्मीद है, पहला की मैग्नीट्यूड निकालना, और दूसरा क्या बेटा निकालना, डायरेक्शन निकालना। सिर्फ फोटो का अंतर है। अब फोटो उसका ऐसे बनाओगे पैरेललोग्राम्स लॉ का, और उसका कैसे बनाओगे, उसका जो बनाओगे वो एक हेड के बाद एक टेल जैसा बनाओगे, सिंपल सा। अगर आप रिजल्टेंट निकालने जाओगे तो फिर से मैं बोलूंगा कि इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, सिंपल, और यहां से एक्सटेंड कर दो जैसे उसमें किया था ऐसे PQR, और ये S बोल दो।
तो अगर ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो थीटा है तो यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा, थीटा। जैसे उसमें किया था ये एस क्यू, ये जो है बी वेक्टर है, क्योंकि बी के पैरेलल है तो बी वेक्टर, ए के पैरेलल तो ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा बी कॉस थीटा। तुमको तो निकालना है सी का मैग्नीट्यूड, तो ट्रायंगल कंसीडर कर लोगे पी क्यू आर में। जैसे अभी ट्रायंगल लॉ किया था ना, सेम टू सेम, बस फोटो ऐसे कर दो, डेरिवेशन सेम टू सेम है। तो इतना नोट कर लो तो ताकि मैं और भी बता पाऊं, जल्दी से नोट कर लो, इतना जल्दी से नोट कर लो, हो गया। तो मैग्नीट्यूड के लिए, किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए फिर से वही करोगे, कैसे, सी का स्क्वायर इज, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो फिर उसी तरीके से पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, सिंपल है। पी आर में क्या लिखोगे बेटा, पी एस प्लस में एस आर का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। बेटा पी एस कितना है, ए है, एस आर कितना है, बी कॉस थीटा है बेटा, तो इसको होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर कितना है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा क्या ये प्रॉब्लम आया आपको, क्या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बोलो कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं आया प्रॉब्लम, क्या समझ में आ रही बात, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये जब सॉल्व करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा हो जाएगा, 2ab cos थीटा। इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा ना बेटा, वो आएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। और अगर इसकी अल्फा की बात करें, इसका अल्फा का, तो फिर उसी तरीके से आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू में b साइन थीटा अपोन में a प्लस में b cos थीटा। क्या बिल्कुल क्लियर, कहां से एंगल है, फ्रॉम a से, फ्रॉम कहां से बेटा, a से। और अगर उसी तरीके से अगर मैं बीटा बोल दूं कि b से कितना हो जाएगा बेटा, कभी जस्ट बता था, tan बीटा कितना हो जाएगा बेटा, tan बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा b साइन थीटा, सॉरी a साइन थीटा अपोन में b प्लस में a cos थीटा। तो ये थोड़ा बहुत आपको दिमाग में रखने की जरूरत है कि एंगल जो निकालते टाइम, रिजल्टेंट का एंगल निकालते टाइम किस वेक्टर से निकाला जा रहा है वो माइंड में जरूर रखें, किस वेक्टर से निकाला जा रहा है ये माइंड में जरूर रखें, क्योंकि जब तक नहीं रखोगे, जब तक ये नहीं तो फिर गलत करोगे। दूसरा ऑप्शन है क्या, गलत करोगे। क्या बातें क्लियर कट हुई। तो ये थे पैरेललोग्राम से। अब आपके मन में जब ये सवाल उठने लगते कि सर टेल से ही क्यों जोड़ते हैं, तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने जब बनाया होगा तब बहुत से तरीका अपनाया होगा। हम लोग जैसा तो था नहीं, उसके पास इंस्टाग्राम और फेसबुक होंगे तो आराम भी करता होगा, फेसबुक चलाता होगा। रियल मुझसे सारे ट्रायल कर लिया होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो सॉल्यूशंस हैं, जो रिजल्ट हैं, वो टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद मिला, और या फिर टेल से हेड कनेक्ट करने के बाद मिला हमको रिजल्ट। डेट्स में हमको रिजल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा होता है। क्या कनेक्टिविटी समझ में आया, या फिर पैरेललोग्राम्स लॉ का फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है। ट्रायंगल्स लॉ के फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है। दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन सेम आते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन क्या आते हैं बेटा, सेम आते हैं। क्या ये बातें क्लियर कट हो गई है, पक्का कि क्या है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कुछ रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो कि आज हम उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम लोग कवर करेंगे। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद उस रिजल्ट को देखते हैं वो रिजल्ट कह क्या रहा है एक्चुअल में। हटा दे इसको, पक्का। कुछ रिजल्ट है, तुम लोग का भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन तुम्हारे भी रिजल्ट आ जाएंगे जल्दी से। तो कुछ रिजल्ट हैं जो हमें डायरेक्ट वे में समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, तो वो रिजल्ट को हम लोग लिखते जाते हैं। यानी कि हमने जो सीखा है, c का स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, है कि नहीं, 2ab cos थीटा। क्या बातें क्लियर हो गई, यही तो सीखा c स्क्वायर। अरे स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रूट बनेगा पक्का। अच्छा तो ये है। अब देखो मान लेते हैं a वेक्टर एंड
बी वेक्टर दोनों के दोनों पैरेलल है। कैसे बेटा? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर ए भी इधर है और दूसरा वेक्टर बी भी इधर है, यही इसी को बोलते हैं पैरेलल। ए वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, तो पैरेलल हो गया। पक्की बात, दोनों वेक्टर पैरेलल। दोनों वेक्टर पैरेलल मतलब बेटा होता है थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री, है कि नहीं? दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा? एक ही डायरेक्शन। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। क्या बात बिल्कुल क्लियर है? अब देखो क्या करते हैं। अब जो है रिजल्टेंट कितना आता है इस केस में, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर, ऐसे रन देते हैं, क्या बोलते हो? ऐसे रन देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos 0 डिग्री कितना होगा बेटा? बोलो। cos 0 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पर जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, होगा कि नहीं? ये देखा देखा सा है, ये बताओ तो ये कौन सा है? कुछ देखा देखा सा। कहां पर देखे थे जल्दी बताओ, जल्दी। ये कहां पर देखा था? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ओहो सर, ये तो जो है ना ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये रियल में होल स्क्वायर है सर। इसका मतलब सी इज इक्वल टू में ए प्लस में बी हो जाएगा और दिस इज द मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इससे ज्यादा किसी दो वेक्टर का वैल्यू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कैप ये है और आपने 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे खींचा और कोई 5 न्यूटन का भी लगा के ऐसे खींचा, तो क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे फोर्स? तो रिजल्टेंट कितना? 7 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना? 7 न्यूटन। सिंपल सी बात है। दो वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, दो वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू, वो डायरेक्ट इंडिविजुअल का सम होता है। दो वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इंडिविजुअल सम होता है। इस बात को बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए। तो यानी कि a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन जिधर ऑब्जेक्ट जाएगी वही डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस पे मार्कर रखा हुआ है, आपने 2 फोर्स लगाया, 2 न्यूटन, एक फिंगर से 2 न्यूटन, दूसरे फिंगर से 3 न्यूटन, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। तो जिधर दोनों फोर्स लगेगा क्या उधर ही ये ब्लॉक मूव करेगा, तो रिजल्टेंट भी किधर होगा? उधर के डायरेक्शन में। क्या बातें क्लियर आई? तो ये प्लस बी, ये रियल में मैग्नीट्यूड लिखा गया है। क्या लिखा गया बेटा? मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली सम के बराबर होता है। ये रियल में ए है क्या, बी है क्या? रियल में मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि आपको याद हो तो इस वाले जो फॉर्मूला है उसमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। क्या बातें क्लियर हो गई? तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? ए प्लस में बी। अगर दो वेक्टर, तो इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा बेटा तो कैसा आएगा? मैक्सिमम आएगा। दो वेक्टर पैरेलल तो कैसा आएगा बेटा? मैक्सिमम आएगा। यानी कि दो वेक्टर का सम मैक्सिमम होगा कब? जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएं। क्लियर? अब देखते हैं कि अगर दोनों वेक्टर, इफ A vector and B vector are anti-parallel, anti-parallel मतलब दुश्मन, anti-parallel मतलब दुश्मन, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंटी-पैरेलल मतलब एक वेक्टर इधर है भाई और एक वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा बेटा? 180 डिग्री बनेगा। तो यहां से जब रिजल्टेंट निकालने जाओगे बेटा जी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos में 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री होता है बेटा जी कितना? कितना होता है? -1। यहां से c का स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और cos 180 -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस में 2ab। अब ये तुमको देखा हुआ नजर आएगा कि सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब c की वैल्यू a माइनस में b हो जाएगी। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम। मैक्सिमम a प्लस बी
अरे मिनिमम a माइनस बी होगा, इससे थोड़ी ना कम होगा यार, इससे थोड़ी ना कम होगा। एक जैसे कि तुम कभी कभी ये है, इसको एक तरफ से 10 न्यूटन खींचा, एक तरफ से 2 न्यूटन खींचा, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8। 8 सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, उससे कम क्या होगा यार? दोनों को डायरेक्टली तुम माइनस कर दिए रिजल्ट को, उसके मैग्नीट्यूड को, क्या उससे भी कम कुछ होने वाले हैं क्या? उससे कम नहीं होगा। 10 माइनस 2 ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। तो यानी कि सबसे मिनिमम कब होते हैं? जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाते हैं, इससे कोई मिनिमम नहीं होगा। आप चाहे तो दिमाग भी लगाकर देख लो, और सारे वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में होती है। यानी कि रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम a प्लस बी और मिनिमम a माइनस बी, और बाकी सब इसी दोनों के बीच में घूमते रहेंगे, इसी दोनों के बीच में, a प्लस बी और a माइनस में b के बीच में। क्या क्लियरिटी हुआ? दो वेक्टर का वैल्यू हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में घूमने वाले हैं, क्योंकि कॉस थीटा जो आता है, कॉस थीटा, ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है भाई, और थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होती है -1 है। तो -1 कब आता है? 180 डिग्री के बीच में। इसमें जो रिजल्ट भी जो आएगा वो भी तो मिनिमम होगा ना, रिजल्ट मिनिमम होगा। क्यों नहीं समझ रहे हो? और इसमें जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। इसमें जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हुआ कि मिनिमम कौन से केस में आएगा और मैक्सिमम कौन से केस में आएगा? ओके, समझ में आ गया? बिल्कुल पक्का। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो एक बात लिख ले, क्या हम लोग क्या लिख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है ना, वो कम होगा किससे? a प्लस में b से, यानी कि कम या इक्वल भी हो सकते हैं, और ज्यादा होगा हमेशा किससे? a माइनस में b से। तो यानी कि ये हमेशा वैलिड होगा। रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू के बीच में पॉसिबल है कि नहीं? अब इसमें एक सवाल भी था बहुत पॉपुलर सा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि जैसे एग्जांपल है, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 न्यूटन है और सॉरी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 7 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, then find range of resultant, कि मतलब इसका रिजल्टेंट कितना रेंज में लाइज करेगा, तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सर सॉल्यूशन ये है कि सर रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम, जिसे मैं सी से लिख रहा था अभी आर से लिख रहा हूं, तो मैक्सिमम जो हो जाएगा सर इसकी वैल्यू 7 प्लस में 5 12 हो जाएगा सर, और मिनिमम जो होगा वो कितना हो जाएगा सर? 7 माइनस में 5 2 न्यूटन हो जाएगा। मतलब इन्हीं दोनों के बीच में रिजल्ट होगा सर, मैक्सिमम कितना? 12 न्यूटन और मिनिमम कितना? 2 न्यूटन। अब मैं बोलूं इसी सवाल में कि भाई क्या 3 न्यूटन होगा क्या? हो जाएगा। क्या 1 न्यूटन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा न्यूटन? क्यों नहीं? क्योंकि सर मिनिमम वैल्यू 2 है मिनिमम, 2 से कम नहीं, तो 1 तो 2 से कम है सर, समझ रहे हो? ये जो है 2 न्यूटन यहां पर है और 7 न्यूटन यहां पर है, तो जितना भी रिजल्ट है वो इन्हीं के रेंज में होगा। अब तुम इससे कम आओगे तो इधर भी नहीं, और इससे इधर जाओगे तो इधर भी नहीं, तो जो भी रिजल्ट होगा 2 से लेकर 7 के बीच में होगा। या तो 2 भी हो सकता है या तो 7 भी हो सकता है। क्या सिंपलिसिटी समझ में आ गई? तो 1 न्यूटन नहीं हो सकता है, 5 न्यूटन हो जाएगा क्या? पक्का हो जाएगा। 10 न्यूटन हो जाएगा क्या? पक्का हो जाएगा ना? नहीं सॉरी, 10 न्यूटन नहीं होगा, 15 न्यूटन भी नहीं होगा, 6 न्यूटन हो जाएगा क्या? पक्का हो जाएगा। तो ये रिजल्ट का रेंज है। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं और आए हुए भी हैं, नीट में ऐसे सवाल आए भी हैं
कि रिजल्ट का कुछ रेंजेस दे दिए जाते हैं आपको और पूछे जाते हैं कि बताओ भैया इसमें से कौन सा पॉसिबल होगा और नहीं होगा, तो क्या क्लियरिटी होगा? बिल्कुल क्या क्लियरिटी होगा? पक्का? क्या आप समझ गए हैं कि कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट क्या है? पक्की बात है, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और क्या क्या पॉइंट है उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सीख लेते हैं क्या, कि इफ ए वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये थोड़ा ध्यान से सुनो, मतलब ऑर्थोगोनल है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर इसको बोलते हैं। मतलब अगर एक वेक्टर जो है ए ऐसे, मैं बी वेक्टर को ऐसे लिख देता हूं, पहले तो तुम ये बताओ ये कौन से लॉ पे फोटो बने हुए हैं, ट्रायंगल लॉ से या फिर पैरेललोग्राम लॉ से? योर आंसर इज पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर टेल से टेल अगर ज्वाइन कर लिया जाए तो वो पैरेललोग्राम लॉ है, और इसका रिजल्टेंट जो है, इसका रिजल्टेंट वो इसी के डायरेक्शन में ऐसे आएगा, और रिजल्टेंट जो है वो कितना होगा बेटा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस कितना 90 डिग्री। और बताओ बेटा कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो जैसे पूरा का पूरा टर्म्स 0 हो गया, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो बेटा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो जस्ट लाइक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस कुछ सुने हो तुम लोग ना? सुना तो होगा पाइथागोरस थ्योरम, जस्ट लाइक पाइथागोरस थ्योरम। क्या बातें क्लियर? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन निकालने के लिए सर, तो जैसे कि ए वेक्टर से डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो क्या लिखोगे उस रिजल्टेंट का? tan अल्फा इजिकल टू में बी, उधर वाला बी साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री अपॉन में ए प्लस में बी कॉस थीटा, पक्की बात है कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 वाला टर्म्स तो 0 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये तो 1 होगा, और ये तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b बाई में a। तो ये बड़ा आसान सा निकालना है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो तुम एंगल जो है सीधे b बाई में, कैसे b होगा जो भी देख लो, क्या ऐसे प्रूफ हो चुका है तुमको? अब की बात है प्रूफ हो चुका है, ऐसे भी देख लो, ये b तो ये भी b और ये a हो गया। tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर में कौन सा आ जाएगा साइड सामने b आ जाएगा, और बेस में कौन सा आ जाएगा बेटा a आ जाएगा। अब तुम पूछो कि सर b कैसे आएगा, तो आएगा क्योंकि ये वाला पैरेलल, तो सामने हमने भिड़ा दिया तो हो गया, कौन सी बड़ी बात है। तो tan थीटा इक्वल टू b बाई tan अल्फा इक्वल टू b बाई। और उसी तरीके से अगर बीटा को लिखने जाओगे ना, tan बीटा, तो tan बीटा जो होगा बेटा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर पे, अब a बन जाएगा तो a बाई में b होगा। और तुम अगर ऐसे भी करने जाओगे तो ये हो जाएगा, ये फ्रॉम किससे है? फ्रॉम a वेक्टर, और ये फ्रॉम किससे है? फ्रॉम b वेक्टर। क्या तुम्हें समझ में आया? पक्का बात है, समझ में आ गया है। ये कई लोग ना बाद में बहुत परेशान होते हैं कि ऐसे कैसे हो गया सर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर में हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो फोर्स हो, अगर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो आप हमेशा ऐसे करोगे, इसको रख लोगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये जो है वेक्टर के लॉ है, वेक्टर के लॉ है ये, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर में होगा तो उसका रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, रूट अंदर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आई है? अगर आई है तो इसको नोट कर लीजिए, और नहीं आई है तो फिर भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए और भी आगे पढ़ते हैं, केसेस को पढ़ रहे हैं, क्या क्या केसेस पॉसिबल है उसको हम देख रहे हैं बेटा। तो अगले केस में अगर देख लेते हैं कि अगर a इज इक्वल टू में b हो जाए, यानी कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से इक्वल, तब क्या होता है रिजल्टेंट पे, यानी कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंदर में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो। यहाँ पर दोनों इक्वल है तो हम किसी ए और बी को एक रख देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में 2a, बी की जगह पे ए रख दिए तो 2a का स्क्वायर इंटू में cos थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाहर निकाल लो, a का स्क्वायर ये हो गया और ये हो जाएगा कितना, 2 भी बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा। पक्का बात है। यहाँ से अगर चाहो तो a को बाहर निकाल लो तो अंदर में कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1 प्लस में cos थीटा। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना ये क्या है, अब ध्यान से सुनना, 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर। कैसे आ गया, cos थीटा होगा ना, हाँ cos थीटा। 1 प्लस में cos थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई में 2 होता है। ये फॉर्मूला है, 1 प्लस में cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई में 2। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने बता दिया था ये फॉर्मूला। मैंने ये भी बोल दिया था कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अगर याद ना हो तो मैं अलग बात है, लेकिन मैंने बताया था ईमानदारी से। तो जब इसको जब रखने जाओगे तो ये हो जाएगा a और यहाँ पर हो जाएगा 2, अंदर में हो जाएगा 2 और इतना की जगह पर आ जाएगा कितना, 2 इंटू में cos स्क्वायर थीटा बाई में 2 और ये 2 2 4 हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 2a इंटू में cos थीटा बाई में 2 और यहाँ पर हो जाएगा c का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर इक्वल अगर आ जाते हैं, अगर दो वेक्टर क्या आ जाते हैं इक्वल, तो आप इतना टाइम पास करने मत जाना, इतना टाइम पास करने मत जाना। क्या कर देना, बोलो क्या करना, ये करना डायरेक्ट, ये फॉर्मूला करना 2 इंटू में a इंटू में cos थीटा बाई में 2। नोट कर लो, इसका रिजल्टेंट जो निकाला जाता है बेटा कि जैसे कि a वेक्टर है ऐसे, a वेक्टर है ऐसे और दूसरा जो है बेटा b वेक्टर है, दूसरा जो है कैसा बेटा b वेक्टर। अब रिजल्टेंट जो होगा यही होगा रिजल्टेंट, तो ये अल्फा मान लेते हैं क्योंकि a इक्वल टू में a है, इसका भी मैग्नीट्यूड a है और इसका भी मैग्नीट्यूड a ही मान लेते, दोनों इक्वल है ना। तो tan अल्फा जब निकालने जाओगे तो लिखो क्या, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस में b cos थीटा, इसी से भी निकालो। अब यहां पे जब करने जाओगे तो क्या लिखोगे, b जो है यहां पर हो जाएगा कितना, b और b भी तो कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में cos थीटा। तो कुछ इस तरीके के रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन और भी इसको सुधारे जा सकते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू में साइन थीटा 1 प्लस में cos थीटा, इसको ऐसे कर दो, देखो बहुत आसान है। tan अल्फा इज इक्वल टू में साइन थीटा तो लिखा ही, और अभी 1 प्लस cos थीटा को तुमने क्या लिख दिया था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई में 2 लिखा था कि नहीं लिखा था। मैं बोलता हूं कि ऊपर क्या करो कि कुछ काम कर दो, ऊपर लिख दो 2 साइन थीटा बाई में 2 इंटू में cos थीटा बाई में 2। अब कितना लोग को ये बात पता नहीं होगा कि सर ऐसे कैसे लिख दे रहे हो यार, जब मन होता है जब लिख देते हो। अरे तुम ऐसे कर सकते हैं ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू में एक फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा, नहीं होता था क्या, होता था ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा, ये फॉर्मूला था बेटा। आपको शायद ना याद हो अलग बात है, ये cos थीटा बाई 2 है, cos थीटा बाई 2, ये 2 ने 2 को मार दिया, ये हो गया कितना tan थीटा बाई में 2। अब यहां से देखो tan अल्फा, अब यानी कि अल्फा इज इक्वल टू में थीटा बाई 2 आ गया, tan tan दोनों कॉमन हो गए, ऐसा मान लो। तो यानी कि एक बहुत अच्छी बात सीखी कि अगर दो वेक्टर, कितने वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल है, इक्वल है तो रिजल्टेंट बीचों बीच से पास हो जाएगा, रिजल्टेंट दो बीचों बीच से पास हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, दोनों की वैल्यू a के बराबर है यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट बीचों बीच पास हो जाएगा। 90 डिग्री है तो मतलब 45 डिग्री पे और 45 डिग्री पे रिजल्टेंट पासेज, रिजल्टेंट पासेज थ्रू बाइसेक्टर,
थ्रू बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर। रिजल्ट बाइसेक्टर से पास करेगा भाई, दोनों के बीचों बीच से। जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं, आपको कोई ऐसे खींच रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है, दोनों इक्वल फोर्स दे रहा है, तो आप ऐसे जाओगे, मतलब बीचों बीच में जाएंगे, नहीं इधर जाओगे और नहीं इधर जाओगे, क्या बीचों बीच ऐसे पास कर जाएंगे? वही तो होगा, वही तो होगा ना। इससे कभी कभी नहीं होता था कि मान लो कि तुम एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, बस परपेंडिकुलर, एक हाथ से ऐसे देखो, एक हाथ से ऐसे, एक हाथ से ऐसे। अब इधर भी खींचो, इधर भी खींचो, तो मैं किधर जाऊंगा? बीचों बीच ऐसे, ऐसे तो करते हैं। तो रियल में रिजल्टेंट उधर जाएगा। रिजल्टेंट मतलब आपके फोर्स का इफेक्ट उधर जाएगा। दिस इज द इक्वल बाइसेक्टर। ऐसा समझे कि रिजल्टेंट जो है इक्वल बाइसेक्टर पे चले जाते हैं। कई बातें क्लियरिटी है, पक्का क्लियरिटी है कि यहाँ पे कच्चा क्लियरिटी, पक्का क्लियरिटी है। नोट कर लीजिए, आगे के भी कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैं जान रहा हूं कि थोड़ी सी वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन ठीक है, आज इसको खत्म ही कर देंगे हम। तो जो रोज दिन की रिक जिक जो होती थी ना, उससे तो बेहतर है कि आज काम समाप्त कर देंगे हम लोग। ओके, हटा दो इसको। अब देखो, इफ ए ग्रेटर देन बी होता है, दो वेक्टर है, मान लेते कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, और रिजल्टेंट मान लेते हैं कि ऐसे है रिजल्टेंट, और ये मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं कि बीटा। ठीक है, अब ए बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसे समझो कि एक बॉडी पर ऐसे समझ लो, एक बॉडी पर ए भी लग रहा है, ये 50 न्यूटन से लग रहा है, और बी भी लग रहा है, और वो 5 न्यूटन से लग रहा है। ये ब्लॉक किधर की तरफ जाना चाहेगा? किधर की तरफ? एक तरफ नहीं जाएगा, बी की तरफ भी नहीं जाएगा, तो वो जाएगा कैसे? इधर की तरफ, क्योंकि इधर ज्यादा रुझान है, ज्यादा लोड है, तो क्या इधर जाएगा? तो बताओ, अल्फा ज्यादा हुआ कि बीटा ज्यादा हुआ? कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? किधर ज्यादा जाएगा? इधर ज्यादा जाएगा, तो भाई रिजल्टेंट शिफ्ट करेगा ज्यादा की तरफ। रिजल्टेंट क्या करेगा? शिफ्ट करेगा ज्यादा की तरफ। तो इस केस में बीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? अल्फा। और अगर इफ बी ज्यादा हुआ ए से, तो बी ज्यादा होगा ए से, तो यानी कि ए है और ये बी है, तो रिजल्टेंट चला जाएगा इधर, रिजल्टेंट इधर चला जाएगा बी की तरफ, रिजल्टेंट, और ये है बीटा और ये है अल्फा। इस केस में अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा। अब इसका मैथमेटिकल भी प्रूफ है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं, मैथमेटिकल भी प्रूफ है, लेकिन आप ऐसे फील कर, जिधर ज्यादा होता है उधर ही तो लोग जाते हैं यार। इधर ज्यादा फोर्स है, इधर चले गए, कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। हटा दूं इसको जल्दी से, पक्का हटा दूं, पक्का हटा देता हूं। एक और आता है मोस्ट ट्रेंडिंग, लास्ट है, केसेस पढ़ रहा हूं, लास्ट केसेस, और कुछ और भी हो सकते हैं जो आपको थोड़ा आइडिया लगाना है। जैसे ना कि ए इक्वल टू में ना बी है, और ये तो है ही, और प्लस में थीटा जो है ना वो 120 डिग्री है। कभी मैंने ऐसा देखा नहीं, लेकिन आप देख लेते हैं। तो रिजल्टेंट ऐसे केस में क्या आते हैं? तो वो आ जाएंगे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू में कॉस 120 डिग्री। हुआ कि नहीं? कॉस 120 डिग्री। पक्का, पक्का बात है, पक्का ना। अब देखो यहां पर a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये b का जगह मैंने रख दिया, प्लस में देखना बहुत प्यारा है, और cos 120 डिग्री होता है माइनस में 1/2। अभी ये तो कट गया, ये हो जाएगा कितना? a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, तो ये कट गया। यहां से क्या बचा? a। रिजल्टेंट जो है वो a बन गया। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि a वेक्टर प्लस में b वेक्टर इज इक्वल टू में a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऐसा हो सकता है, हो सकता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसके मैग्नीट्यूड की, है ना। ये एंगल जो होता है b, मतलब 120 डिग्री होता है। ये केसेस पॉसिबल है कि दोनों का सम एक मैग्नीट्यूड के बराबर। साला ये कौन सा बात है यार? क्या बातें क्लियर हो चुकी है? पक्का, पक्का क्लियर, या फिर तो कच्चा क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ।
तो 120 डिग्री बड़ा खतरनाक होता है, 120 डिग्री बड़ा खतरनाक होता है। और अगर ए और बी इक्वल नहीं होते तो सिर्फ आ जाता है एक्सप्रेशन ए का उसका प्लस बी का उसका माइनस में एफ बी आ जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। जब तक कि नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ जाए, जब तक आप खूब मन लगे पढ़ाई कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए और प्यार करने का मौका भी दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।